एवरीवन, वेलकम बैक। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। तो उस डिसक्वालिफिकेशन में हमने एक डिस्कशन जो किया था वो था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो उस टाइम पे हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पे आप गवर्नमेंट से एक तरीके का रेम्यूनरेटिव ले रहे होते हो, यानी कि वो एक गवर्नमेंट का ऑफिस होता है एंड आप उसके अंदर उससे वहाँ से आप रेम्यूनरेशन ले रहे होते हो और पर्क्स ले रहे होते हो। तो वो सारी चीज़ें जो है एक तरीके से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आती है। तो अगर हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो ये इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है? ये एक तरीके से एक क्राइटेरिया क्यों है कि एक एमपी को जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड कर रहे होंगे। तो सी एमपीज का जो काम होता है वो होता है डिस्कशन करना, डिबेट करना, ठीक है, बिल्स को पास करना। तो ये जो प्रोसीजर्स है, ये जो काम है, इसके लिए बहुत ही एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है ये। तो अगर आप किसी पर्सन को, उस एमपी को अगर आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, फॉर एग्जांपल किसी पीएसयू में आप उसको हेड बना दोगे, ठीक है, अगर आप पीएसयू में उसको जाके हेड बना दोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो हैम्पर करेगी उस एमपी के वर्किंग टाइमिंग पे, ठीक है। एक तो उसका वर्किंग टाइम कम हो जाएगा, राइट। तो एज अ लेजिस्लेटिव मेंबर जो उनके काम है, जो उनकी ड्यूटीज हैं, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है वो पीएसयू के हेड भी है और पीएसयू सपोज जो महारत्नास हैं, जो हमारे महारत्नास हैं, वो बहुत ही उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज अ हेड वो बहुत ही ज़्यादा है, राइट। तो आप एमपी भी हो, देन आप ऐसी पोजीशंस पे भी बैठे हुए हो, तो उस केस के अंदर जो है आप जस्टिफाई नहीं करोगे दोनों ही पोजीशंस को। तो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं वो हैम्पर करेगा आपके वर्किंग पे, आपके टाइम, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस केस के अंदर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। दैट इज़ वाई उसको उस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, राइट। तो जब ऐसी पोजीशंस पे किसी एमपी को बिठाया जाता है तो उस ल्यूक्रेटिव पोजीशंस पे पावर्स भी होती है, प्रिविलेजेस भी होती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो है पर्क्स भी मिलते हैं उनको। बट ये सारी चीज़ें जो हैं एक एमपी की ड्यूटी को, एमपी की जो ड्यूटी होती है, बिल्स पास करना, डिबेट करना, डिस्कशंस करना, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछना डायरेक्टली, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सपोज एक एमपी जो है किसी पीएसयू, फॉर एग्जांपल ओएनजीसी जैसी पीएसयू में अगर वो हेड है, ठीक है, तो उसको पर्क्स मिलेंगे, रेम्यूनरेशन मिलेगा, और ओएनजीसी जो है वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड की बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कोई हेड है तो उसको जितनी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, एज अ हेड, तो वो उन पर्क्स को लेते टाइम जो है गवर्नमेंट को कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे पर्क्स के साथ जो है हर किसी के अंदर एक टाइप का ग्रीड आ जाता है। तो उसको लगेगा कि ऐसी पोजीशंस को कंटिन्यू रखने के लिए गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना जो होगा वो गलत हो जाएगा, वो उसके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए गलत हो जाएगा। तो उस केस के अंदर जो है वो कभी भी क्वेश्चंस एज सच नहीं पूछेगा, गवर्नमेंट को कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा, गवर्नमेंट को कभी भी अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा। तो इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो इशू बन जाएगा एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर। तो जो बिल्स वगैरह है उसका प्रॉपर जो है वो एक तरीके से चेक नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ वाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वन ऑफ द क्राइटेरिया है डिसक्वालीफाई करने का एमपी को। नेक्स्ट इज अगर आप देखो फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 102, तो ये जो है मिनिस्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये एक तरीके से सिर्फ एमपीज के लिए ही है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो पोस्ट है, जैसे ओएनजीसी का पीएसयूज के हेड्स वगैरह हो गए, तो ये सारे पोस्ट जो है ये पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959, ये एक एक्ट है जिसके अंदर वो सारी पोस्ट मेंशन्ड है जिनको एग्जेप्ट किया गया है अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लॉज। यानी कि इस वाले पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एक्ट के अंदर जो जो पोस्ट मेंशन होगी, उस पोस्ट पे अगर कोई एमपी
उस पोस्ट के अंदर होगा, उस पोस्ट को होल्ड कर रहा होगा एज एन एमपी भी, और उस पोस्ट को भी होल्ड कर रहा होगा, तो उसके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो नहीं लगेगा एंड उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, राइट। तो इसी से रिलेटेड एक 2005 में केस हुआ था। तो 2005 कंट्रोवर्सी थी ये कि 2005 में जया बच्चन जो थी, शी वॉज एन एमपी फ्रॉम समाजवादी पार्टी यूपी में। तो उन्होंने वो बेसिकली उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यूपीएफडीसी के हेड थी, राइट। तो जया बच्चन एमपी भी थी एंड इस यूपीएफडीसी की हेड भी थी। और ये यूपीएफडीसी की हेड की जो पोजीशन है, ये पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 में मेंशन नहीं थी। यानी कि जब मेंशन नहीं है तो उनके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का चार्ज लग सकता है एंड उनको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो उस टाइम पे जब ये कंट्रोवर्सी आई तो पता लगा कि बहुत सारे एमपीज जो हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग द देन स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी। जो उस टाइम पे सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे, वो भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जो है वो होल्ड करके बैठे थे। एंड काफ़ी एमपीज जो थे, लोगों के बारे में पता लगा कि ये भी एमपी जो है किसी और ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। तो इस चीज़ की वजह से 2006 में नेक्स्ट ईयर ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अमेंडमेंट बिल को पास करा गया, ठीक है। एंड उसके अंदर जो था ये सारी पोस्ट जितने ये जया बच्चन एंड जो बाकी सारे एमपीज थे, जो पोस्ट पे वो बैठे हुए थे, उन सभी पोस्ट को पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, ताकि जो है उनको डिस्क्वालीफाई होने से बचा दिया जाए एंड उनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स कि जिस दिन से उस एक्ट को लागू करना था वो उस दिन से नहीं होगा, इनफैक्ट वो पिछली डेट से होगा, पिछली यानी कि पहले से ही वो कंटिन्यू होता आएगा। तो इस केस के अंदर जया बच्चन और ये सोमनाथ चैटर्जी और बाकी एमपीज को जो है आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव है, राइट। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स कि जिस डेट से वो लागू होना है लॉ, उससे पहले से भी वो एप्लीकेबल होगा। तो सपोज जैसे 2006 से लागू होना था, ठीक है, तो 2006 से के बाद जितने भी लोग जो हैं उन ऑफिस को होल्ड करेंगे तो उनके ऊपर जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का चार्ज नहीं लगेगा, बट रेट्रोस्पेक्टिव इसको इफेक्ट दिया गया है। तो इससे पहले जितने भी लोगों ने उस पोस्ट को होल्ड किया गया होगा उनको भी जो है पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सपोज किसी ने 2002 में किया होगा या 3 में किया होगा तो उन्हें भी कोई एज सच डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। बट इस केस के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने यहाँ पे हिट टू का हाई मोरल ग्राउंड एंड उन्होंने सस्पेंसिव वीटो यहाँ पे यूज़ करी थी। सस्पेंसिव वीटो जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे प्रेसिडेंट के टॉपिक में, ठीक है। तो ये एक 2005 की कंट्रोवर्सीज थी रिगार्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो इस केस के अंदर जया बच्चन, जब उनका डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई थी तो उस टाइम पर जया बच्चन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने बोला कि मुझे जो इस बॉडी से, जो यूपी की फेडरेशन थी, आई मीन फिल्म फेडरेशन, वहाँ से हार्डली कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो वो जो है बेसिकली मेरे जैसे उनके आने जाने का, ट्रैवलिंग का कॉस्ट हो गया, बेसिक मिनिमम उनको जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है एज ए रेम्यूनरेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में बोला कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उन्होंने बेसिकली डिफाइन किया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो है जहाँ पे गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं उस पर्टिकुलर ऑफिस में किसी को अपॉइंट करने की और किसी को रिमूव करने की, राइट। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा कि उनको जो है रेम्यूनरेशन मिल रहा है किसी भी टाइप का। एंड थर्ड इज इट कम्स विद सम फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो कि उस पोस्ट पे जो बैठे हैं उनके पास फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी जो होंगी कुछ होंगी, राइट। तो उन्होंने साथ में ये बोला कि इन तीनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो रहा है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही बोला जाएगा। तो इस केस के अंदर जया बच्चन को रेम्यूनरेशन का जो जिस बेसिस पे वो आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको अगर रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है, वन ऑफ द 3 क्राइटेरियाज अगर आपके पूरे हो रहे हैं, तब भी जो है ये एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये जो है हमने बात करी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की,
ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, ठीक है, वाइस चेयरमैन, ये सब की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं।